हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खूबसूरत भी मौसम साथ साथ चल रहा है और थोड़ा सा ये सेंसिटिव ज़रा ख़तरे वाली बात भी है। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं मुल्क के बेशतर हिस्सों में। तो उम्मीद है आप जहाँ पे भी होंगे बारिश बादल मौसम इंजॉय कर रहे होंगे, खैरियत से होंगे और सेफ्टी से होंगे। गिलगित का मौसम भी बड़ा अच्छा है। तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं और गिलगित में जो है ना बारिशों का एक ज़बरदस्त सिलसिला और बादलों की ऐसी ट्रैफिक चल रही है। आज शायद 17 तारीख है, तो 3 दिन से पहले गिलगित का मौसम गर्म था। बाकी सारे मुल्क के हिस्सों में बारिशें हो रही थी, यहाँ पर नहीं हो रही थी। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा प्लान है अब स्कर्दू वाली साइड पर निकलने का, लेकिन स्कर्दू में भी फोरकास्ट है कि बारिशें हैं। तो जीएसआर पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो रोड बड़ी सेंसिटिव है। लैंडस्लाइड और बारिश के सीज़न में आप सबको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा आगे आने वाले कुछ दिनों में कहीं पे भी गैर ज़रूरी ट्रैवल ना करें। जहाँ पे हैं वहीं पे बैठे जाएं। मुझे भी बड़ा सब्र करना पड़ रहा है। पहले मैं गर्मी की वजह से कहीं नहीं था जा रहा, बैठा हुआ था, और अब बारिशों की वजह से मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है। बाहर चलते हैं ज़रा, गिलगित में ही थोड़ी सी आउटिंग करते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और इंशाल्लाह जब तक मौसम बेहतर नहीं होता तब तक तो गिलगित ही हूँ। जैसे ही मौसम ठीक होना शुरू होगा तो हम पूरी तैयारी के साथ निकल जाएंगे आपको अपने पहाड़ों वाला रोमांस दिखाने और सुनाने। अभी कुछ देर पहले इतने बादल थे, कितना बड़ा पहाड़ है यार, ये पूरे गिलगित से नज़र आता है। इतने बादल थे कि ये पहाड़ जो था ना वो पूरा छुपा हुआ था। तो ये है नज़ारे कुछ देर पहले कि जब बारिश एक्चुअली हो रही थी और गिलगित का मौसम बदलते हुए पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले शदीद गर्मी थी और इस वक्त टोटली ये बादलों की एक वादी बन के सजा हुआ है और एक्चुअली में इस वक्त ठंड हुई हुई है। रात सोते हुए भी ठंड है और मेरी इस लोकेशन पे दिन को भी आपको ठंडी हवाएं ही मिलेंगी। एंड दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मैंने कहा था कि मुझे गिलगित ज़्यादा सूट करता है लोकेशन वाइज, जोग्राफिकल कंडीशन वाइज, बिकॉज सवाए सख्त गर्मी के 2 महीने निकाल कर इसका वेदर सबसे ज़्यादा बेयरेबल है। आप जीबी में जिस मर्जी एक्सट्रीम लोकेशन पे जाएं, वापस गिलगित आके सेफ साउंड और बेयरेबल एनवायरनमेंट में सेटल हो जाएं। गिलगित से तकरीबन 4 डायरेक्शन में रास्ते निकलते हैं जो कि नॉर्थ में लोकेटेड किसी भी और मेन टाउन से ज़्यादा है। तो मैं पब्लिक चौक से अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रही है ये वेस्ट की डायरेक्शन है, सनसेट पोजीशन ये होती है। जिस तरफ भी देखें गिलगित में इस वक्त नज़ारा बड़ा ही बेहतरीन है। हम लोग इस वक्त जा रहे हैं कारगा बुधा। तो कारगा नाला, कारगा एक दरिया है जो ऊपर से वैली से आ रहा है। उसके पास बहुत पुराना बुद्धा का स्टैचू है जो कि जाके आपको दिखाते भी हैं। गिलगित की जो तारीख है, वैसे तो मैं अभी खुद भी इसके बारे में मजीद जान रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ, बट एक्चुअली इट्स वे मोर इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स देन व्हाट मेनी ऑफ अस थिंक ऑफ इट। इन रीसेंट सेंचुरीज इस्लाम इस रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के इस इलाके के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ कल्चर और सिविलाइजेशंस रही हैं। इनफैक्ट आपने सिल्क रूट के बारे में तो सुना ही होगा। एंशियंट जो रूट्स हैं वो इस इलाके से गुजरा करते थे, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंटल क्रॉस रोड्स की ट्रैफिक पाथ भी रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे बुद्धिज्म की बहुत ही होली साइट्स, बहुत पुराने कदीम आसार, पेंटिंग्स, कार्विंग्स, स्टैचूज दरियाफ्त हुई हैं और वो भी काफी कसीर तादाद में, तो उससे पता चलता है कि गिलगित कितनी हैपनिंग जगह रही है, कितने किस्से कहानियों का गवाह रहा होगा। नॉट ओनली बुद्धिज्म बल्कि यहाँ पे ज़ोरास्ट्रियंस, आग की परस्तिश करने वालों की तारीख मिलेगी, यहाँ पे हिंदुइज्म की तारीख मिलेगी। और रिसेंटली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि यहाँ पर पहाड़ों की परस्तिश करने वाले कबीले भी मौजूद थे। जो यहाँ इस इलाके में इराकी कबीला आज भी मौजूद है, एज ऑफ माई लिमिटेड नॉलेज। सदियों पहले इनके ट्रेसेस राकापोशी की परस्तिश करने वाली प्रैक्टिसेस से मिलते हैं। तो एक्सट्रीम डाइवर्स रिलीजियस, कल्चरल और सोशल हिस्ट्री का नतीजा है गिलगित बल्तिस्तान, जिसको मजीद आपके साथ ज़्यादा सॉलिड हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ कंपाइल करके इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करने की कोशिश करता रहूंगा। और ये कारगा बुद्धा वाली साइट पे जाने के लिए सिटी सेंटर से 8 किलोमीटर ट्रेवल करके बसीन वाली साइट पर आना पड़ा। एंड बसीन इज द प्लेस जहां फेमस रिवरडेल रिजॉर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड। वहां से फिर मैं ये लिंक रोड लेकर ऊपर कारगा की तरफ जा रहा हूँ। एंड हियर वी स्पॉट टोयोटा सेलिका। तो व्हाट एन अनएक्सपेक्टेड जगह टू फाइंड दिस ओल्ड जीडीएम ना। अर्लियर फ्यू डेज पहले मैंने यही गाड़ी एक शोरूम पे भी देखी थी। इट्स लोकल एन एनसीपी।
आगे जाने से पहले मैंने इस ब्रिज के ऊपर गाड़ी रोकी। यहाँ पे ब्रिज पे एक ATV खड़ी थी और इसके साथ एक पैदल क्रॉसिंग वाला पुराना ब्रिज था जिसके आसार अभी बाकी थे। इट वॉज ऑल गिविंग गुड व्यू एंड वाइब। और मुझे मेरे दोस्तों ने ये रिकमेंड किया था कि कारगा बुद्धा साइट विजिट करना इवनिंग के लिए 1-2 घंटे के लिए अगर आपने जाना है तो एक अच्छी एक्टिविटी है। आप इसे फुल डे प्लान ना भी कंसिडर करें, और वही मैंने किया क्योंकि मैं आज निकला ही बहुत लेट था। ये मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है ये बुद्धा के स्टैचू की तरफ जा रहा है और इसके साथ ही कारगा नाला बह रहा है। आई थिंक बसीन नाला भी इसी को कहते हैं क्योंकि ये नीचे जो एरिया है वो बसीन का है और कारगा इज़ प्रॉबेबली जो पीछे से ऊपर वैली है और जहाँ पे मेन वाटरफॉल है जो ये नाले का ओरिजिन भी है शायद वहाँ पे कारगा की लोकेशन होगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसके साथ दरिया के साथ ऑफ रोड ट्रैक काफ़ी पीछे तक ऊपर तक जाता है। कुछ दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे उस वाटरफॉल पे जाएँ। यू कैन सोर्स ट्राउट एज वेल और अच्छी जगह है, ऑफ रोडिंग भी है। तो वो चीज़ हम फिर किसी दिन ट्राई करेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं और बुद्धा के स्टैचू की तरफ। नाउ देयर यू सी अप देयर इज़ द स्टैचू। इस जगह की जो इम्पोर्टेंस है वो मेनली तो इसकी हिस्ट्री की वजह से और बुद्धा के इस स्टैचू की वजह से है, जो इसकी तारीख़ी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज मौसम अच्छा होने की वजह से यहाँ पे और भी ज़्यादा प्लेजेंट फीलिंग आ रही है। इसको विज़िट करना जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये एक टूरिज़म फैसिलिटी बनी हुई है जो गेटेड भी है और फेंस्ड भी है, और इसको विज़िट करने के लिए इस साइट को एक छोटी सी फ़ीस है नॉमिनल। जो लोकल गिलगित के लोग हैं उनका 50 रुपये है, दूसरे प्रोविंस के उनका 200 है, फिर फॉरेनर का कुछ ज़्यादा होता है। हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें देखने का वैसे मज़ा सिर्फ तभी आता है अगर आपको हिस्ट्री से थोड़ा बहुत लगाव हो, क्योंकि वही सेम चीज़ कहानी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन जाती है। बड़ा वहाँ पे मज़ेदार टाइम गुजरता है। इंसान इमेजिन करता है कि यार यहाँ क्या हुआ होगा, कैसे होता होगा, कब बनाया होगा, किसने किया होगा। और अगर आपको हिस्ट्री से कोई लगाव ना हो फिर वही हज़ारों साल की तारीखी चीज़ एकदम से इररेलेवेंट हो जाती है। तो आई रिस्पेक्ट ऑल चॉइसेस। दुनिया में 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब लोगों की मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे तारीख बड़ी पसंद है, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो सिर्फ ऐसे ही लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ जिन्हें थोड़ा बहुत हिस्ट्री से लगाव हो कि वो यहाँ से अगर गिलगित में हैं ऑलरेडी तो 1 घंटे की अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। डैट टू अगर मौसम अच्छा हो तो फिर इस जगह की फील बड़ी प्यारी आएगी। यहाँ से व्यूज बड़े अच्छे आएंगे जैसे इस वक्त आ रहे थे, बादल भी थे और सनसेट के टाइम पे जो टॉप वाली पीक्स थी उनके ऊपर सूरज जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एम्बिएंट फ्लेवर में आके लाइटिंग फेंक रहा होता है। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। और वो 1-आधा घंटा ट्रांजिशंस इतनी खूबसूरत होती हैं कि पलक झपकने का भी दिल नहीं करता कि मंजर कोई मिस ना हो जाए। आप एक दफा लेफ्ट देखते हो, एक दफा राइट देखते हो, पीछे देखते हो, आगे देखते हो, मतलब यू जस्ट कीप लुकिंग। जो नेचर लवर्स का काम होता है, दे डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी फ्रेम। और यहाँ पे अगर इस वक्त मैं ड्रोन शॉट्स लेता तो एक सर्टेन हाइट से ऊपर जाके बहुत ही अमेजिंग व्यूज आने थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट काम मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर सका कि आई वॉज वेरी बिजी विद माई डॉटर और वो यहाँ पे मुझे बिल्कुल कुछ करने की इजाजत नहीं दे रही। तो मैं बस ड्यूटी पे था जैसे हम सारे पेरेंट्स होते हैं। तो एक शाम में अच्छी एक्टिविटी हो गई इस जगह को विजिट करना, और जितना टाइम मैंने सोचा था उससे ज्यादा मैं यहाँ स्पेंड कर बैठा। सो व्हेन आई वाज बैक ऑन रिवर रोड, सनसेट का टाइम हो चुका था और हैरान हुआ मैं एकदम इस दरिया के नज़ारे को देख। इट वॉज वेरी डिफरेंट। जब हम आ रहे थे कुछ देर पहले तो दरिया बिल्कुल नॉर्मल था और इस वक्त दरिया के ऊपर से ऐसी एक मिस्ट उठ रही थी, वो बिल्कुल ब्रीज इवेपोरेट होने वाली लुक देती है। और आसमान के नीले रंग के साथ इसको देखने का तो बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। अगर आपने फॉग में कैमरा यूज किया हो या अपने फोन का कैमरा भी ओपन अप करके देखें तो वो आपको आपकी आंख से ज्यादा क्लियर इमेज दे रहा होता है, वो फॉग को उस तरह से पिक नहीं करता। अच्छा, कारगा के बाद मेरा ये प्लान था कि सनसेट के टाइम पे मैं चाहूँगा नॉर्मल वाली रोड के ऊपर, वो एक बहुत खूबसूरत सीनिक रोड है और बड़े मुनासिब से डिस्टेंस पे हमें वो ट्रीट अवेलेबल है। 10 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो बहुत दिनों से ड्रोन नहीं उड़ाया, आज मौसम अच्छा था, क्लाउडी था, ड्रोन शॉट्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त आने थे अगर लिए जाते तो। बट
कारगा से वापसी भी अंधेरा हो गया दरिया के साथ, तो नॉर्मल वाला सीन मिस हो गया। खैर एनी हाउ अब हम आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए एंड दिस इज़ मार्को पोलो कैफ़े, वन ऑफ गुड ईटरीज जो गिलगित में हमें ऑप्शंस अवेलेबल है। गिलगित के अंदर चीज़ें हैं भी काफ़ी और नई भी बन रही है, तो जैसे जैसे कंपटीशन आता जा रहा है मयार बेहतर होता जा रहा है। बट यू हैव टू पिक एंड चूज़। अब जैसे मार्को पोलो कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें जो एवरेज हैं। इसी तरह हर रेस्टोरेंट में कोई अप साइड डाउन साइड मिक्स करके बाकी अभी हम गिलगित में मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे हैं। 3-4 दिन में हम मौसम बेहतर होगा तो फिर हम अपना कैंपर का चूल्हा चला लेंगे, फिर जाके सारी पीक्स और दरियाओं के सामने हमारा अपना ही कैफ़े होगा, अपना ही रेस्टोरेंट होगा।